अगर हम इसे वापस ले जाएं तो विला को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। यह सुनते ही यान नानजी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत ट्रक का पिछला डोर खोलती है और वर्कर्स को बाहर निकलकर सामान उठाने के लिए कहती है। लेकिन उसी समय अंधेरे के अंदर छिपे हुए लोग भी यह सब देख रहे होते हैं, जिस पर उनमें से एक आदमी धीरे से कहता है, ब्रोदली, घर के सामने रखी यह काली चीजें बिल्कुल सिंपल नहीं लग रही हैं। क्या अब हमें मूव करना चाहिए? यह सुनकर ली हुआन कुछ देर सोचता है, फिर वह धीरे से सिर हिलाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी ज्यादा दूर नहीं, फॉग के अंदर से अचानक हंसी की आवाज आने लगती है, जिस पर फॉग के अंदर से 3 आदमी और 2 औरतें स्वैगर करते हुए बाहर आते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, अब तुम्हारे पास ताकत नहीं बची होगी। तुम अकेले हो और हम 5 लोग हैं। तुम हमारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसके बाद उन लोगों में से एक पीले बालों वाला आदमी अचानक अपना बॉडी बड़ा करने लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर 3 मीटर लंबा हो जाता है। उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलकर एक पिग हेड में बदलने लगता है। वह भारी कदमों से हमारी तरफ चलना शुरू करता है और हर कदम के साथ जमीन पर डल आवाज गूंजती रहती है, जिस पर ब्लड रेड आसमान की रोशनी उसके पिग फेस पर पड़ती है और उसका दबाव और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। यह देखकर मैं सिर्फ ठंडी हंसी हंसता हूँ। अगले ही पल मेरी पीठ के पीछे काले और नीले रंग के बड़े फेदर्स निकल आते हैं, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा होता है। उनके निकलते ही हवा में सिजिल की आवाज गूंजने लगती है और फिर अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाके के साथ वह 3 मीटर लंबा आदमी जमीन पर गिर जाता है, जिस पर उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बाकी लोग यह देखकर पूरी तरह डर जाते हैं, जिस पर मैं उन्हें देखते हुए धीरे से कहता हूँ, तुम लोग सिर्फ इंसानों को मारना जानते हो, लेकिन अब डार्क टर्मोइल ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं धीरे से हाथ उठाता हूँ और मेरे पीछे मौजूद काले फेदर्स हल्के से हिलते हैं, जिस पर उनमें से कुछ फेदर्स हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग कुछ समझ भी नहीं पाते कि तभी उन फेदर्स के अंदर भरा हुआ पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट एकदम से फूट पड़ता है, जिस पर सामने खड़े कई लोग चीखते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। उसी समय अंधेरे में छिपे हुए ली हुआन के साथी घबराकर उसकी तरफ देखते हैं, जिस पर उनमें से एक जल्दी से पूछता है, ब्रोदर ली, क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? हमारा गोल तो जल्दी पूरा होना चाहिए। यह सुनकर ली हुआन की आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। फिर वह दबी हुई आवाज में कहता है, और क्या करेंगे? तुमने नहीं देखा उसकी ताकत कैसी है? भागो, जल्दी भागो। जिस पर ली हुआन अपनी बात खत्म करते ही पलटकर भागना शुरू कर देता है। पहले वह सोच रहा होता है कि जब मोबेई थक जाएगा तब वह मौका देखकर उसके ऊपर अटैक करेगा और उसका सामान छीन लेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे डार्क साउंड को मारने के बाद भी मोबेई अभी तक इतना पावरफुल रहेगा। वह अब भी उन लोगों को 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। जिस पर ली हुआन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, और वह यह कि अगर जिंदा रहना है तो अभी भागना होगा। लेकिन जैसे ही ली हुआन एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी आसमान से एक फेदर नीचे गिरता है और उनके सामने कई मीटर दूर जमीन में धंस जाता है, जिस पर एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? यह सुनते ही ली हुआन और उसके साथ खड़े सभी लोग वहीं जम जाते हैं। उन सबको ऐसा फील होने लगता है जैसे मौत ने उन्हें सीधे टारगेट कर लिया हो। एक पल में ही ली हुआन की गर्दन पर पसीना आने लगता है। वह ऊपर देखता है और आसमान में मोबेई को देखता है, जो अपनी पीठ के पीछे फैले हुए विशाल काले विंग्स के साथ धीरे धीरे नीचे उतर रहा होता है। उसके पीछे मौजूद वे बड़े ब्लैक फेदर्स लगातार हिल रहे होते हैं, जिस पर उनके हिलने से आसपास की फॉग भी धीरे धीरे हटने लगती है। उस वक्त मोबेई किसी डीमन लॉर्ड से कम नहीं लग रहा होता, जिस पर ली हुआन की आंखें फैल जाती हैं। उसके दिल के अंदर केओस भर जाता है। उसे अब समझ आने लगता है कि शायद वे लोग शुरू से ही किसी ऐसे इंसान के पीछे पड़ गए थे जिससे उन्हें बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मोबेई ने सिर्फ उन्हें नोटिस ही नहीं किया था, बल्कि काफी पहले से उन पर नजर रखे हुए था। जिस पर ली हुआन के दिमाग में एक सवाल बार बार आने लगता है, वे लोग भी रिटेल फाइटर्स ही हैं और मोबेई भी। फिर आखिर मोबेई इतना अलग कैसे हो सकता है? उसने कैसे पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस कर ली? क्या रिटेल फाइटर्स के बीच भी इतना बड़ा फर्क होता है? लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि फर्क सच में होता है। एंड मोबेई तो उनसे भी अलग है। उसके शरीर में बाकी लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल जीन्स मौजूद होते हैं, जिस पर उसकी सेंसेस, उसकी ताकत और उसका रिएक्शन बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर मोबेई उन्हें देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, ली हुआन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें भी ऐसी एबिलिटी मिल जाएगी। कंग्रेचुलेशंस। जिस पर ली हुआन बस घबराकर उसकी तरफ देखता रहता है और फिर हकलाते हुए कहता है, बहुत देर हो रही है, मुझे अब वापस जाना है। अगली बार मिलकर बैठते हैं, उस वक्त मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। जिस पर मोबेई के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मोबेई को यह सब काफी फनी लगता है। रीबर्थ से पहले यह फॉरबिडन लैंड पहली बार सामने आया था। उस वक्त ली हुआन भी उन पहले लोगों में से था जो इस फॉरबिडन लैंड में एक्सप्लोर करने के लिए आया था।
जिस पर इसी मटेरियल्स की बैच की वजह से काओ मेंगलोंग ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था। उसका कंडेंसेशन बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कई रिटेल वॉरियर्स मिलकर भी उसकी डिफेंस नहीं तोड़ पाए थे। ये चीजें अंधेरे में काफी लंबे समय तक गायब रही थीं, लेकिन मोबेई ने नहीं सोचा था कि रिबर्थ के बाद वही प्लॉट फिर से दोबारा होगा। बस इस बार यहाँ के बिल्डिंग मटेरियल्स शायद काओ मेंगलोंग के हाथ नहीं लगने वाले थे। जिस पर ली हुआन जल्दी से कहता है, मेरे पीछे कोई और है। काओ मेंगलोंग मेरा बॉस है और मैं अभी उसी के साथ रहता हूँ। यह कहते हुए ली हुआन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। फिर वह जल्दी से अपना फोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है, लेकिन उसी पल जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, मोबेई के हाथ का फेदर सीधा उड़कर ली हुआन के माथे के बीचों बीच घुस जाता है। कोई दर्द फील नहीं होता, बस पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि जैसे ही वह फेदर उसके माथे में घुसता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट ली हुआन के पूरे बॉडी में फैल जाता है, जिस पर ली हुआन का शरीर वहीं का वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह शॉक और डिसबिलीफ से भरी होती हैं। अगले ही सेकंड में वह वहीं मर जाता है। यह देखकर बाकी लोग पूरी तरह डर जाते हैं, जिस पर वे सब जोर से चिल्लाते हैं और मुड़कर भागने लगते हैं, लेकिन मोबेई उन्हें भागने का मौका बिल्कुल नहीं देता। लगभग उसी पल उसके पीछे मौजूद बिजली वाले फेदर्स एक साथ आगे निकलते हैं, जिस पर बाकी लोग भी ली हुआन की तरह कुछ बोलने का चांस मिलने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जमीन पर गिरे हुए फोन से एक भारी और गुस्से भरी आवाज लगातार आने लगती है। यह काओ मेंगलोंग की आवाज होती है। किसने फोर्थ ब्रदर पर अटैक किया? कौन है वो? उसे वहां की एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं होती, लेकिन लोगों की चीखें सुनकर वह समझ जाता है कि उसके लोग मारे जा चुके हैं। जिस पर काओ मेंगलोंग और ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है, मैं काओ मेंगलोंग हूँ, जिसने भी मेरे लोगों को हाथ लगाया है, चाहे वो कोई भी हो, वह गया। लेकिन मोबेई उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, जिस पर काओ मेंगलोंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वह हवा में पंच मार रहा हो। फिर वह कहता है, तेरा घर कहाँ है? एड्रेस बता। कुछ देर की चुप्पी के बाद मोबेई आखिर बोलता है, अब जब उसने सामने वाले के साथ दुश्मनी कर ही ली है तो उसे प्रॉपरली खत्म करना पड़ेगा। मैं 5 स्टार गार्डन के पास वाले अपार्टमेंट में हूँ, अगर हिम्मत है तो यहाँ आ जाना, मैं यहीं वेट करूंगा। जिस पर काओ मेंगलोंग ठंडी आवाज में कहता है, मुझे जानबूझकर प्रोवोक मत कर, तुम्हारा पॉइंट मुझे मिल गया है, जब टाइम मिलेगा मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। इसके बाद मोबेई फोन को हाथ में दबाकर तोड़ देता है और फिर यान शाओतियान और बाकी लोगों के पास वापस आ जाता है। वह सबको रिसोर्सेज उठाकर वापस चलने के लिए कहता है। इतिहास की ओरिजिनल लाइन में मोबेई को लगा था कि उसने उन्हें फॉरबिडन लैंड में लड़ाई के लिए बुलाया है, लेकिन असल में मोबेई को उनकी जरूरत ही नहीं थी। उसने उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वे पहले से इस दुनिया को समझ सकें। जिस पर वह उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम पहले से इस ट्रबल्ड वर्ल्ड को देख सको। इस दुनिया में अगर तुम अपने दुश्मन पर दया दिखाते हो तो वह क्रुएल्टी तुम्हारे खुद के लिए और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए बन जाती है। यह सुनकर दोनों औरतें शॉक में उसकी तरफ देखने लगती हैं। फिर अचानक मोबेई पूछता है, मैंने उन सबको मार दिया, एक भी नहीं छोड़ा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा क्रूअल हूँ? जिस पर यान शाओतियान सिर हिलाता है और सीरियस होकर कहता है, नहीं, उन्होंने पहले हम पर अटैक किया था, अगर हम उनसे कमजोर होते तो शायद हमारा एंड भी अच्छा नहीं होता। यान नानजी भी उसकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाता है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और सारे किंग कांग मटेरियल्स टैंकर पर चढ़ा दिए जाते हैं। फिर सब लोग वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और फॉरबिडन लैंड से बाहर निकलने लगते हैं। वापसी के रास्ते में उन्हें कोई और इंसान नहीं मिलता, लेकिन फॉग के अंदर से बार बार डार्क क्रिएचर्स बाहर आते रहते हैं। वे बिल्कुल गेम डंजन के मॉन्स्टर्स की तरह बार बार सामने आ रहे होते हैं। जिस पर यान नानजी मोबेई को इन डार्क क्रिएचर्स को आसानी से खत्म करते हुए देखकर खुद भी ट्राई करने का सोचता है। फिर वह अपना बॉडी टाइट करता है, उसकी पूरी मसल्स फूल जाती हैं और उसका शरीर अचानक 3 मीटर तक बड़ा हो जाता है। उसके ऊपर का सूट फट जाता है और उसके माथे पर 2 बड़े हॉर्न्स निकल आते हैं। इसके बाद वह जोर से दहाड़ता है और एक डार्क क्रिएचर की तरफ भागता है। फिर अपने शार्प हॉर्न्स से उसके बॉडी पर जोरदार अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल यान नानजी शॉक हो जाता है, क्योंकि डार्क क्रिएचर को ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर वह जल्दी से उसके सिर पर पंच मारता है, लेकिन वह फास्ट होता है और डार्क क्रीचर उससे भी ज्यादा फास्ट निकलता है। अगले ही सेकंड वह अपना हाथ घुमाकर यान नंजी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिस पर यान नानजी सीधे पीछे की तरफ उड़ जाता है। ड्राइवर सीट पर बैठा यान शाओतियान ये देखकर अपना मुंह खोलकर रह जाता है। उसका पूरा बॉडी सुन्न पड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता को एक डार्क क्रिएटर ने थप्पड़ मार दिया। लेकिन मोबेई के लिए यह कोई सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि यान नानजी हमेशा से एक रिच आदमी रहा है। उसे कभी लड़ाई करना नहीं आया और अभी अभी उसे ये पावर मिली है, इसलिए वह अभी तक इस ताकत के साथ प्रॉपरली अडेप्ट भी नहीं कर पाया है। शुरू में मोबेई उन 2 डार्क क्रिएचर्स को खुद खत्म करना चाहता है, लेकिन यान नानजी उसे मना कर
देता है। काफी मुश्किल से दो डार्क क्रिएचर्स को खत्म करने के बाद जब यान नानजी वापस गाड़ी में आता है तब उसकी हालत आधी जान निकलने जैसी हो चुकी होती है, जिस पर वह मोबेई की तरफ देखकर कहता है, मोबेई, मैं तुमसे बहुत कम हूँ। मुझे लगा था कि ये डार्क क्रिएचर्स कुछ खास नहीं होंगे, लेकिन अब तो मैंने खुद जोक बनवा लिया। यह कहते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि डार्क क्रिएचर्स की असली ताकत देखने के बाद उसे अब जाकर समझ आता है कि मोबेई कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक इंसान होकर भी वह 6 डार्क क्रिएचर्स को एक सेकंड में खत्म कर देता है, लेकिन मोबेई बस उसकी बात सुनकर चुप रहता है। इसके बाद ज्यादा देर नहीं लगती और उनकी गाड़ी आराम से फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाती है। फिर वे लोग वापस विला पहुंच जाते हैं, जिस पर यान नानजी वर्कर्स को नीचे उतरकर सामान अनलोड करने के लिए कहता है। सामान नीचे उतारा जाता है और साथ ही लोगों को लगाकर वज्र इंस्टॉल करने की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। विला को एक डूम्सडे फोर्ट्रेस में बदलना था ताकि उनके पास एक और सेफ्टी हो। फॉरबिडन लैंड से रिसोर्सेज मिल चुके थे, अब उन्हें बाकी सप्लाईज भी जमा करनी थी, जिस पर यान नानजी भी सिर हिलाकर कहता है, सिर्फ खाना ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें जमा करनी होंगी, जैसे सिगरेट्स, टूल्स, टेंट्स और बाकी का सामान। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना बेहतर रहेगा। जिस पर मोबे भी समझाता है कि एंड टाइम में सिर्फ फूड ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी रिसोर्सेज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ प्रिजन्स में सिगरेट्स बहुत काम आती हैं। अगर किसी के पास सिगरेट्स हों तो वह पूरे प्रिजन में रूल कर सकता है, और अब बाहर की दुनिया में भी वही होने वाला है। जिस पर यान नानजी कहता है, मोबेई, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मोबेई उसे मना नहीं करता। फिर कुछ वर्कर्स को साथ लेकर वह और यान शाओतियान वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बड़ी ट्रक को दूर जाते हुए देखकर यान नन की आंखों में अलग ही एक्सप्रेशन होता है। उसे साफ फील होता है कि अगर मोबेई का सपोर्ट ना होता तो उनकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाती। शायद वे खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। विला से निकलने के बाद मोबेई गाड़ी को दारू की तरफ ले जाता है। यह सबसे बड़ा मटेरियल वेयर हाउस था और यह जगह भी तियानसेंग ग्रुप की ही प्रॉपर्टी होती है। शुरू में मोबेई यहाँ आकर कुछ रिसोर्सेज लेना चाहता था, लेकिन रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उसने पहले इसे छोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ती है, अचानक रास्ते में एक डरावनी सी बूढ़ी औरत सामने आ जाती है। वह सीधा ट्रक के आगे लेट जाती है और जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे किसी ने मुझे मार दिया, सब लोग देखो, मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। कैबिन में बैठा यान शाओतियान यह देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर वह कहता है, क्या मैं नीचे उतरकर इसे हैंडल करूं? लेकिन मोबेई सीधा कहता है, नहीं। इसके बाद वह एक्सेलरेटर पर पैर रख देता है। ट्रक जोर से गरजती है और सीधा उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ जाती है, जिस पर वह बूढ़ी औरत एकदम डर जाती है और तुरंत रास्ते से हट जाती है। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद मोबेई और बाकी लोग सक्सेसफुली वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वेयर हाउस के बाहर पहुंचकर वे देखते हैं कि गेट के पास का सिक्योरिटी रूम पूरी तरह खाली पड़ा है और जो आयरन गेट पहले बंद थी वह बुरी तरह मुड़ी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे फोर्स से तोड़ दिया हो। जिस पर यान शाओतियान धीरे से कहता है, लगता है कोई हमसे पहले यहाँ आ चुका है। मोबेई सिर हिलाता है और दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हाउस के अंदर जाकर वे देखते हैं कि जो शेल्व्स पहले सामान से भरी हुई थीं, अब पूरी तरह खाली पड़ी हैं। पूरा बड़ा वेयर हाउस लगभग साफ हो चुका होता है, लेकिन सामने अभी भी दो लोग एक बहुत बड़ा कंटेनर उठाकर ले जा रहे होते हैं। ये कंटेनर बिल्कुल पोर्ट वाले बड़े टिन बॉक्स जैसा होता है। नॉर्मली इसे उठाने के लिए क्रेन चाहिए होती है, लेकिन सामने खड़े हुए दोनों लोग उसे एक आगे और एक पीछे से पकड़कर आसानी से उठा रहे होते हैं, जिस पर साफ पता चल रहा होता है कि वे आम इंसान नहीं हैं। अचानक मोबेई और यान शाओतियान को देखकर वे दोनों कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। फिर उनमें से एक पूछता है, क्या तुम लोग बॉस काओ ने हेल्प के लिए भेजे हैं? जिस पर मोबेई सीधा कहता है, तुम काओ मेंगलोंग की बात कर रहे हो। यह सुनते ही मोबेई को खुद भी थोड़ा सरप्राइज होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी काओ मेंगलोंग के लोग मिल जाएंगे। अब साफ था कि यहाँ का सारा सामान भी उसी ने पहले उठवा लिया था, जिस पर वे दोनों भी समझ जाते हैं कि मोबेई उनके लोग नहीं है। अगले ही पल वे कंटेनर को नीचे रख देते हैं। भारी कंटेनर जमीन पर गिरता है और एक जोर की आवाज आती है। इसके बाद दोनों सीधे बैटल मोड में आ जाते हैं। सामने खड़े एक आदमी के सिर पर बालों वाले बड़े कान निकल आते हैं और उसके मुंह के दोनों तरफ लंबे दांत बाहर आने लगते हैं, जबकि दूसरा आदमी अचानक बहुत बड़ा हो जाता है और उसका शरीर एक चलते हुए मीट माउंटेन जैसा लगने लगता है। ड्रैगन किंगडम में ज्यादातर लोग पोर्क खाते हैं, इसलिए डार्क टर्मोइल आने के बाद बहुत सारे लोग पिग टाइप रिटेल वॉरियर बन जाते हैं और सामने वाला आदमी भी उन्हीं में से एक होता है। उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही होती है, लेकिन मोबेई को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सीधा कहता है, मुझे काओ मेंगलोंग का एड्रेस बता दो। हालांकि काओ मेंगलोंग पहले ही उसे बेस का एड्रेस बता चुका होता है, लेकिन कंफर्म करना जरूरी था। जिस पर सामने वाला आदमी हंसने लगता है, बॉस काओ का एड्रेस जानना है? पहले मेरे साथ लड़ो, आज मैं तुम्हें अपना सुपर पावर दिखाऊंगा। यह कहते हुए वह भारी कदमों से मोबेई की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि यान शाओतियान पहले भी मोबेई की ताकत देख चुका था, लेकिन इस हालत में वह फिर भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन मोबेई बस सिर हिलाता है। अगले ही पल उसकी पीठ के पीछे काले फेदर्स निकल आते हैं। फिर उनमें से एक फेदर तेजी से आगे उड़ता है। सिर्फ एक
की आवाज आती है और वह फेदर सीधा उस मीट माउंटेन के शरीर को पार कर जाता है, जिस पर उसके अंदर भरा हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। अगले ही सेकंड सामने खड़ा हुआ आदमी जोरदार धमाके के साथ फट जाता है, वह वहीं मर जाता है। ये सब होने के बाद भी मोबेई के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, वह बिल्कुल काम रहता है। फिर वह दूसरे आदमी की तरफ देखता है और कहता है, अब बता काओ मेंगलोंग कहाँ है? यह देखकर दूसरा आदमी पूरी तरह डर जाता है। मुझे मत मारो, मैं बता दूंगा, तुम्हें जो जानना है मैं सब बता दूंगा। डर के मारे उसके पैरों के नीचे से पैल येलो लिक्विड धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है और वहां बदबू फैल जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि सामने खड़ा यह इंसान आखिर है क्या, जिस पर वह जल्दी से कहता है, 5 स्टार गार्डन के पास नेबुला अपार्टमेंट, रूम 288। ये सुनकर मो बेई अपना दायां हाथ उठाता है और एक फेदर निकाल लेता है। फिर वह उसे ऐसे ही आगे फेंक देता है। वह फेदर सीधा उड़कर सामने वाले आदमी के माथे में घुस जाता है, जिस पर उसकी आंखें गोल हो जाती हैं और अगले ही पल वह वहीं मर जाता है। फिर मोबेई मुड़ता है और कहता है, चलो 5 स्टार गार्डन चलते हैं। वह अपना ब्लैक रेनकोट समेटता है और यान शाओतियान से चलने के लिए कहता है, जिस पर यान शाओतियान बस खाली नजरों से सिर हिलाता है और चुपचाप मोबेई के पीछे चलने लगता है। उसके सामने खड़ा यह लड़का जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग लगता है। उसके पीछे चलते हुए चाहे पहाड़ चढ़ना हो या आग में जाना हो, उसे किसी बात का डर फील नहीं होता। भले ही उसे पता होता है कि मोबेई अब सीधा काओ मेंगलोंग के अड्डे पर जाने वाला है, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी डर नहीं होता। इसके बाद दोनों वेयरहाउस से बाहर निकलते हैं और वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं। नेविगेशन लगाने के बाद वे वहां से निकल जाते हैं। अच्छी बात यह होती है कि अभी डार्क टर्मोइल की शुरुआत ही हुई होती है, इसलिए नेटवर्क पर ज्यादा असर नहीं पड़ा होता और वह अभी भी नॉर्मली काम कर रहा होता है। 5 स्टार गार्डन भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होता, जिस पर आधे घंटे से भी कम टाइम में वे वहां पहुंच जाते हैं। रास्ते में मोबेई और यान शाओतियान कई सुपरमार्केट्स और मॉल से धुआं निकलता हुआ देखते हैं। कहीं कहीं लड़ाई की आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन मोबेई इन सब पर ध्यान नहीं देता। उसके लिए अभी सबसे जरूरी चीज काओ मेंगलोंग को खत्म करना होता है। जैसे ही वे 5 स्टार गार्डन पहुंचते हैं, मोबेई